स्टॉप कर लें। मैंने प्रतिभा तो कहा, कई बार कहा, प्रतिभा आप स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करिए, ये हट जाएगा अगर आप सुन पा रही है मुझे तो, और नहीं तो फिर मुझे रिमूव करना होगा आपको। प्रतिभा आप सुन रही हैं? कोई बात नहीं, तो फिर आप बाहर जाइए। हाँ, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हम बातचीत कर रहे थे, और कल हम लोगों ने यहाँ से बातचीत शुरू की थी कि आधुनिक काल शुक्ल जी का कब से शुरू होता है। आधुनिक काल ठीक है, गद्य का आधुनिक काल वो विक्रम संवत 1900 से शुरू कर देते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि पद्य का आधुनिक काल वो थोड़ा विलंब से शुरू करते हैं, थोड़ी देरी से शुरू करते हैं। प्रकरण एक से ना शुरू करके मुझे लगता है प्रकरण दो से शुरू करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरी पूरी धारा जो है वो बदलती चली जाती है। तो शुक्ल जी का यह जो इतिहास है, इस इतिहास हिस्से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और उसी के हवाले से फिर अपनी बातचीत शुरू करूंगा या बताऊंगा। ऐसे तो मैंने आपको हिदायत दे दी है कि आप इस इतिहास का आधुनिक काल का लगभग लगभग पूरा का पूरा हिस्सा जो है आप बताएंगे। आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। कुछ हिस्से का मैं पाठ करूंगा आपके सामने, और उस हिस्से के हवाले से आप अपनी बात करूंगा। तो जिसे काव्यखंड कहते हैं शुक्ल जी, और जिसकी शुरुआत में पहला प्रकरण है, उसको पुरानी धारा में रखते हैं, और पुरानी धारा में रखने के साथ उसको विक्रम संवत 1900 से 1925 तक मानते हैं। फिर आप देखिएगा कि प्रकरण दो आएगा जो 25 से 50 हो जाएगा, फिर 50 से उसके आगे पहुंचेगा, और इस तरह से कविता का मूल्यांकन शुरू करते हैं। प्रकरण दो, जिसे वो नई धारा का पहला उत्थान कहते हैं, विक्रम संवत 1925 से 50 यानी कि 1868 के आसपास से शुरू करते हैं। और इसमें आप देखिए उनके कुछ स्टेटमेंट देखिए। आप यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल, क्योंकि हम हमें आधुनिक कविता पे जाना है। हमारे जो हमारा जो टेक्स्ट है वो छायावाद का है, तो हम वहां तक पहुंचे तो यह भी देख ले कि हमारी जो अपनी काव्य परंपरा थी वो किस तरह से काम कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, देखना भी जरूरी है। शुक्ल जी लिखते हैं, पहला ही वाक्य है, प्रकरण दो नई धारा पहला उत्थान, प्रथम उत्थान। इसमें तीन ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं, केवल इस पेज के शुरुआत से तीन ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनेगा कि शुक्ल जी ने जो है नई धारा का विकास कब से माना है। तो संवत 1925 से 1950 आ जाएगा। इसको आप बदल दीजिए कि नई धारा को वो कब से मानते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और बन जाएगी, संवत 1925 से सर आवाज फंस के आ रही है। ने किस प्रकरण के तहत रखा है, चार। ये भी एक एक मिनट रुकिए, इसका हल करना।
अब आप तक आवाज जा रही होगी, मुझे लगता है। आप कमेंट बॉक्स पर में लिख करके बता देंगे मुझे, ठीक है, क्योंकि इस समय मैं फिलहाल तो कह रहा था कि आप देखिए कि आचार्य शुक्ल के इतिहास को जब पढ़िए तो बहुत ध्यान से पढ़िए। कई तरह के ऑब्जेक्टिव वहां बनते चलते हैं, और इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जब कोई सवाल बनाएगा तो वो इस तरह से बनाएगा कि प्रकरण 2 कब से कब तक है, या इस अवधि का प्रकरण किस नाम से जाना जाता है, या ये जाएगा कि फिर नई धारा जो है 1925 से 50 किस प्रकरण के तहत आती है, या किस उत्थान के तहत आती है, या प्रथम उत्थान की काल अवधि क्या है, द्वितीय उत्थान की काल अवधि क्या है। केवल इतने भर से ही दो चार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाते हैं। इसी में शुक्ल जी कहते हैं कि यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। ये शुक्ल जी कह रहे हैं इन पंक्तियों पर। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य को साहित्य को देश काल के अनुसार बनाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी मोड़ा। कविता की धारा को उन्होंने कितना मोड़ा यह तो नहीं जान सकते और नहीं कह सकते, लेकिन जब आप द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे तब आप पाएंगे कि द्विवेदी युग में जो कविता की धारा है और जिस तरह से मुड़ती है और वो जैसे आधुनिक कलेवर लेती है, कम से कम भारतेंदु युग में वैसा नहीं होता। वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि भाषा नहीं बदलती, भाषा वही रहती है, वही ब्रज है और उसी का इस्तेमाल है। पर थोड़ा बहुत कंटेंट कहीं ना कहीं, जैसे कि आप अगर आपको याद होगा, आप अगर अंधेर नगरी पढ़ें तो अंधेर नगरी में जो जिस कविता का वो इस्तेमाल करते हैं, जो गीत वो रचते हैं, उस गीत का टेम्परामेंट अलग है। उसके उसकी उसका उसका कटाक्ष या उसकी आलोचनात्मक जो शक्ति है, ताकत है, वो बिल्कुल अलग है। उसको आप देखिए। शुक्ल जी लिखते हैं इसी में, निचला पैराग्राफ देखिए कि विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उसमें कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णात्मक भी चला आता था। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे गए जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण इत्यादि। अथवा इसके अलावा अगर कुछ रचा जाता था तो क्या, तो विवाह, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर के वस्तु वर्णात्मक प्रबंध लिखे जाते थे। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति वैचित्र के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के, यहां से आप ध्यान से सुनिए कि पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक होने लगी, शुष्क और इतिवृत्तात्मक होने लगी। इस पूरे पैराग्राफ को आपने सुना। अब आप इससे ऐसा एक तरह से इस बात का अंदाजा लगाइए कि शुक्ल जी ने इस एक पैराग्राफ में आपको
परंपरा से चली आ रही जो काव्यात्मक जो उसका एक तरह से जो उसका स्वरूप है कविताओं का, उसको स्पष्ट कर दिया। और ये भी कहा कि भारतेंदु काल में 68 और 68 के आसपास या उसके बाद वो 1950 संवत तक ले जाते हैं कि 68 से आप उसको लगभग लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक ले जाइए, तो आप पाते हैं कि वहां कविता का फॉर्म जो है उसका स्ट्रक्चर ही भी बदल रहा था और उसका कंटेंट भी बदल रहा था। यानी कि शिल्प में भी बदलाव हो रहा था और कथ्य में भी बदलाव हो रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कविता अब तक प्रबंधात्मक हुआ करती थी उसकी जगह अब किसने ले ली, उसकी जगह अब मुक्तक काव्य ने ले ली। जिस कविता के अंतर्गत किसी का चरित्र बखाना जाता था, किसी के चरित्र पर बल दिया जाता था, जिस कविता में बारहमासा होता था, जिस कविता में खटमास वर्णन होता था, जिस कविता में शिकार से लेकर के हिंडोला और ये तमाम तरह के वर्णन होते थे और उसी पर पूरा का पूरा खंड काव्य और महाकाव्य लिख दिया जाता था, वो जो है अब लगभग लगभग खत्म होने लगा। संसार और संसार की बातें, समाज की बातें, सामाजिक जीवन संदर्भ जो है वो लगभग पहली वाली कविता से बाहर थे। दूसरे अर्थों में उसको ये कहते हैं कि जो नवीन धारा की कविता थी, इस नवीन धारा की कविता ने आत्मसात किया। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो है पद्यों का इसने सहारा लिया और कविता यहाँ पर जो है भाव प्रधान रही। उत्थान काल के भीतर तो भाव प्रधान रही जब इसका एक तरह से आगमन हुआ, लेकिन आगे चल करके जब वो कह रहे हैं तो वो इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं जिधर द्विवेदी युग की तरफ, और ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तो भाव प्रधान है, आगे चल करके ये शुष्क हो जाएगी, आगे चल करके ये विचार प्रधान हो जाएगी। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी आप देखिए, यह देखने की कोशिश करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा इसलिए कह रहे हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरह से जा रहे हैं क्योंकि कविता उनके लिए मर्म का विषय है। कविता में प्रकृति है, कविता में चरित्र है, चरित्र में प्रयत्न है, प्रयत्न में संघर्ष है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो कविता उनको आकर्षित करती है। इसलिए आप देखिए कि स्वच्छंदतावाद पर वो एकदम जो है रिझ जाते हैं, एकदम मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि नई धारा का जो एक तरह से जो है प्रथम उत्थान है, उस प्रथम उत्थान की कविता में भाव प्रधानता है, विषय बदल रहा है बावजूद इसके भाव प्रधानता है, लेकिन द्वितीय उत्थान में आते आते वो कविता शुष्क हो जाती है और उसके लिए वो कहते हैं कि ये इतिवृत्तात्मक हो जाती है। अब ये इतिवृत्तात्मक क्या है, इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे, जिसको उन्होंने अंग्रेजी में एक टर्म दिया है मैटर ऑफ फैक्ट। ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या आगे चल के इसकी व्याख्याएं हूं, इस पर बात द्वितीय उत्थान में करेंगे। लेकिन शुक्ल जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस युग में स्वरूप भी बदल रहा है और कथ्य भी बदल रहा है। वो फिर बहुत सारी बातें लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और बद्री नारायण के बारे में, ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में। ये एक तरह से ये आप अपने स्तर पर पढ़िएगा। एक चीज और लिखते हैं कि इसी समय ऐसा भी था कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग नए तरह से काम करने की कोशिश कर रहे थे या नई नई प्रणालियां लेकर के आ रहे थे। जैसे वे जब विशेषता बताते हैं तो सबकी विशेषता बताते के साथ जब वो ठाकुर जगमोहन सिंह पर लिखते हैं तो ठाकुर जगमोहन सिंह की विशेषता कुछ यूं रेखांकित करते हैं कि प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। और फिर आप देखिएगा कि ठाकुर जगमोहन सिंह पर लिखते हुए वो एक तरह से फारसी और अरबी और तमाम तरह के साहित्य का हवाला देते हैं। एक पैरा देखिए कि क्या लिखते हैं। वे कहते हैं कि संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया।
प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शेली, मेरेडिथ, मैं इसलिए ये उदाहरण पढ़ रहा हूं। अब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आखिर इन उदाहरणों को पढ़ने का मेरा उद्देश्य क्या है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी अपनी दृष्टि में काफी प्रोग्रेसिव रहा है और उसका जो एक वस्तु वर्णन का जो ढंग है वो अद्भुत है। दो बातें आप देखिएगा कि इस पैराग्राफ से आपको स्पष्ट होंगी। एक तो ये होंगी कि संस्कृत की जो प्राचीन जो एक परंपरा है, इसकी परंपरा प्रकृति के वर्णन की, वो एक तरह से उसके लिए उनका मन जो है एकदम फुलसित है और उसको वो हिंदी में जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। इसीलिए जब आप स्वच्छंदतावाद को देखेंगे, जब आप वहां पर श्रीधर पाठक की कविता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो और उसके आसपास के कवि प्रकृति को लेकर के बहुत बातचीत करते हैं और प्रकृति को जो बात को लेकर के जो बातचीत करते हैं उसके बारे में भी है कि ये सारा का सारा प्रभाव रोमांटिसिज्म से है। ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और उस तरह के कवियों का भी एक प्रभाव है जहां प्रकृति जो है पूरी तरह से केंद्र में है, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो द्विवेदी युग में आते हैं, जब चिंतन प्रधान कविता में आते हैं, जब कविता में कंटेंट जो है एक सोसाइटी से उठाया जाने लगता है और उसमें राष्ट्र और राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता और तमाम तरह की चीजों का हवाला दिया जाने लगता है, तो आचार्य शुक्ल को वहां पर कविता जो है थोड़ी सी मतलब उनकी जो एक तरह से उनका जो एक मन है वो खराब हो जाता है। उनका एक तरह से मार्मिक मन उतना उत्साहित नहीं होता, उतना हुलसित नहीं होता। प्रकृति की गोद में समर्पित रहने वाला, मिर्जापुर के आसपास की हरियाली में जीने वाले शुक्ल जी को जो है फिर वो एक शुष्क ही दिखाई देता है। इसलिए वो जब तुलना करते हैं तो कहते हैं, वो तुलना किसकी कर रहे हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह की कर रहे हैं। याद रखिए कि अभी छायावाद नहीं आया, याद रखिए कि अभी स्वच्छंदतावाद के वे कभी भी नहीं आया श्रीधर पाठक जैसे। लेकिन फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जब उस काव्य का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो सीधे कह रहे हैं कि फारसी अरबी काव्य क्षेत्र में प्राकृतिक जो है वर्णन तो नहीं है। जाहिर सी बात है, आप इसको साइंटिफिकली भी देखने की कोशिश करें तो फारसी अरबी काव्य में प्रकृति का क्या वर्णन मिलेगा? फारसी का कवि अरबी का कवि बहुत अगर आपको दिखाएगा तो खजूर के पेड़ दिखाएगा या कटेली झाड़ियां दिखाएगा, बुलबुल दिखाएगा जो उन झाड़ियों में रहती हैं, और क्या दिखाएगा वो? भाई वो तो रेगिस्तान है, चारों तरफ जो है सहरा ही सहरा है, चारों तरफ बालू के टीले हैं, बालू के ढेर है, तो नदियां झरने जैसी कोई चीज वहां है ही नहीं। तो वो जब कविता में आएगा तो उसके लिए जो बिंब बनेंगे, जो वो बिंब उठाएगा, जो वो उपमान देगा, वो अपने प्राकृतिक परिवेश से देगा ना। तो इसलिए शुक्ल जी अगर उसकी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत के पीछे का कारण भी ये है कि उनके पास ये मौजूद नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि यूरोपीय कविता के पास ये मौजूद है। और इसीलिए वे कहते हैं कि अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ, शेली, मेरेडिथ आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान के पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया और फिर वो अंतर स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारतीय जो रूप विधान है और यूरोपीय जो रूप विधान है उसके बीच में अंतर क्या है। भारतीय प्रणाली में उस अंतर को भी बताते हैं। शुक्ल जी की यह विशेषता है कि जब वो कोई कार्य घटित करते हैं तो कारण का उल्लेख जरूर करते हैं, बगैर कारण के वो कार्य घटित नहीं करते। इसलिए आप देखिएगा कि वहां कोई घालमेल नहीं है, कोई झोल झाल नहीं है, कोई अबूझ जैसा कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई दोनों में अंतर है, फिर तुरंत उसको स्पष्ट कर दिया कि अंतर क्या है। वे कहते हैं कि हाँ, भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रतीक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि
प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि करना ही कवि कर्म है। यानी कि जो भारतीय प्राचीन काव्य है और उसमें जो प्राकृतिक वर्णन है, और जो यूरोपीय काव्य है और नवीन यूरोपीय काव्य है उसमें जो प्राकृतिक वर्णन है, उसमें अंतर इस बात का है कि भारतीय प्रणाली में प्रकृति आलंबन के रूप में आती है, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। जबकि यूरोपीय प्रणाली में क्या होता है कि वहां पर जो है कल्पना ज्यादा है, वो कल्पना के आधार पर उसकी सृष्टि करते हैं और कल्पना को ही कवि कर्म जो है अपना एक तरह से उद्देश्य मानते हैं। अब याद करिए, दो बातें हैं, प्रकृति है किसके यहाँ, वर्ड्सवर्थ के यहाँ, और कल्पना है किसकी, कॉलरिज की। और दोनों जो है रोमांटिसिज्म धारा के एक कवि हैं। आगे चल करके जब भी आप छायावाद के पास जाएंगे, ये दोनों कवि, जिसको कहते हैं ना कि एक बैताल पचीसी की तरह, वो आपके पीछे पीछे लग जाएंगे और आपके पास पहुंचेंगे, और बिना उनके पास पहुंचे, बिना उनसे बातचीत किए, बिना उनसे संवाद किए आप कम से कम जो पुनर्जागरण के दौरान जो बंगाल की जो कविता है और बंगाल के वाया जो उत्तर की तरफ या अवध की तरफ जो कविता आती है बनारस और इलाहाबाद होते हुए, उस कविता का भी एक अलग वो बनेगा, एक रूप बनेगा। तो शुक्ल जी इतनी बारीकी के साथ आपको ये अंतर बता देते हैं। उसी में कहते हैं कि उक्त प्रवृत्ति के अनुसार उस पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों की के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके बहुतरे ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी भावनाओं का बेमेल वर्णन किया, और उसमें फिर उसके बाद वो अपनी बात कहते हैं। फिर आगे चल करके वे एक संदर्भ लाते हैं जब वो अंबिका दत्त व्यास पे चर्चा कर रहे हैं। अंबिका दत्त व्यास पे चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात नहीं थी, न थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सधुकड़ी भाषा के भीतर हुआ था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। शिष्ट साहित्य कहने का अर्थ है रामचरितमानस, शिष्ट साहित्य कहने का अर्थ है कि सूर सागर, शिष्ट साहित्य कहने का अर्थ है कि रामचंद्रिका, शिष्ट साहित्य कहने का अर्थ है कि वे जो प्रबंधात्मक शैली की रचनाएं कर रहे थे। और इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि जो प्रबंधात्मक शैली की रचनाएं कर रहे थे, जो शिष्ट साहित्य रच रहे थे, दरअसल वे कौन थे, वे कवि थे जो लोक भाषा में रच रहे थे। वे कवि थे जो अपनी बोली में रच रहे थे, वे खड़ी बोली में नहीं रच रहे थे। इसलिए खड़ी बोली को एक तरह से दरकिनार करते हैं और खड़ी बोली को कहते हैं कि ये सधुकड़ी भाषा है, और सधुकड़ी भाषा के भीतर ही इसका विकास हुआ। अब ये कैसे कहेंगे, इसका एक और संदर्भ यहाँ स्पष्ट करते चले कि अगर आप आचार्य अमीर खुसरो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल फुटकल कवि के दायरे में रखते हैं, अमीर खुसरो अगर आपके पास खड़ी बोली के पहले कवि हैं, तो अमीर खुसरो का पूरा मिजाज क्या है, अमीर खुसरो का पूरा मिजाज भी तो भ्रमणशील है ना। उस मिजाज के हवाले से अगर वो कबीर का नाम लेते हैं, अगर वो नामदेव का नाम लेते हैं, अगर वो नानक का नाम लेते हैं या ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, तो वो फिर वही बात कहना चाहते हैं कि लोक भाषा ज्यादा मजबूत है इनके यहाँ। और लोक भाषा जैसे ही लोक भाषा को क्या है कि खड़ी बोली काउंटर करती है, जैसे ही लोक भाषा को रिप्लेस करके खड़ी बोली स्थान ग्रहण करती है, तो आप देखिएगा कि फिर चीजें बदल जाती हैं, फिर चीजें वही नहीं रह जाती। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर आकर के एक तरह से अपनी असहमति जताने लगते हैं। जैसे ही द्विवेदी युग में खड़ी बोली का विस्तार होगा, आप देखिएगा कि कविता को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अब अपना लाठी डंडा लेकर के दौड़ जाएंगे। क्यों लेकर के दौड़ जाएंगे? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मन है, जिस मन में प्रकृति बसता है, वो मन है जिसमें लोक भाषा या ब्रज भाषा में वो एकदम से जैसे कि रवा हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा, आप मुझे बता भी सकते हैं, आपको पता भी होगा
कि जब वो बुद्ध चरित लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद की भाषा देखिए आप। जब वे स्वयं कविताएं लिखते हैं तो उन कविताओं की भाषा देखिए आप, और वहां से अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि शुक्ल जी कविता और कविता में कंटेंट के किसके मतलब किसके वे एक तरह से चहेता रहे हैं, या वो किसके चाहने वाले रहे हैं। तो कहते हैं कि श्रेष्ठ साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। इंशा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे। उस समय में प्रसिद्ध कृष्ण भक्त ये फिर कहते हैं, फिर नजीर अकबराबादी का वो हवाला देते हैं, और नजीर अकबराबादी के बाद वो आते हैं खड़ी बोली आंदोलन पर। खड़ी बोली आंदोलन ये जानना जरूरी है, आपको कम से कम इसका एक तरह से ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा भी, आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा, आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं। मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अंश मैं आपके साथ पढ़ूं, मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी हो जाए। या हो सकता है कि पढ़ते समय आपसे कुछ छूट गया हो, तो मैं ये जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसे आप पढ़ करके निकल गए थे, आप देखिए कि उसमें बहुत सी चीजें छिपी हुई थी, और वो कौन कौन सी चीजें छिपी हुई थी जिसको आप कई 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 धाराओं से जोड़ सकते थे। तो कहते हैं कि खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। 1945 में, संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई। अब ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, जिसे आप याद रख सकते हैं। इसमें ये आ गया कि एक पुस्तक है खड़ी बोली का आंदोलन, कब छपी है, तो संवत 1945 में, उसका सन आप बदल लीजिए। और किसने लिखी है, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखी है। अयोध्या प्रसाद खत्री कहाँ के रहने वाले थे, तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। देवकी नंदन खत्री को भी आप जान ही रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पारिवारिक ताना वाना कैसा हो सकता है। खैर, पुस्तक छपवाई जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। देखिएगा यहाँ शुक्ल जी की शैली देखिए, शुक्ल जी सहज ही यह बात कह रहे हैं कि शुक्ल जी कटाक्ष कर रहे हैं। शुक्ल जी जिसे कहते हैं ना कि भिगा के मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषा तत्व के जानकार न थे। वाक्य ध्यान दीजिए शुक्ल जी का, वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद की 5 स्टाइलें कायम की थी। जैसे ये 5 स्टाइलें कौन सी थी, अब ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टाइल का समर्थन जो है अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी किताब खड़ी बोली आंदोलन में नहीं किया था, या इनमें से कौन सा का समर्थन उन्होंने किया था। तो जिन 5 स्टाइलों को उन्होंने कायम किया था, वे 5 स्टाइलें थी। पहला मौलवी स्टाइल, दूसरा मुंशी स्टाइल, तीसरा पंडित स्टाइल, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। 4 हुआ ना। तो शुक्ल जी ने 4 ही बताया, 5वां तो नहीं बताया है। पहला उन्होंने बताया कि एक मौलवी स्टाइल, और दूसरा मुंशी स्टाइल, तीसरा पंडित स्टाइल, चौथा मास्टर स्टाइल। मास्टर का मतलब अध्यापक हो सकता है। अब 5वां मुझे लगता है कि शुक्ल जी को कहीं कहा हो आलोचक स्टाइल जैसा कुछ, या कुछ इस तरह से, तो वो खैर इसमें नहीं है, लेकिन 4 स्टाइल की चर्चा की है। तो आप इन 4 स्टाइलों को याद कर ले। अयोध्या प्रसाद खत्री ने जिन 5 स्टाइलों की, या मूल किताब जब देखेंगे तो 5 स्टाइल आपको मिल जाएगा, या मैं आपको बता दूंगा। उनकी पोथी में और पद्यों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ। 5 स्टाइल की चर्चा की है, तो आप इन 4 स्टाइलों को याद कर ले। अयोध्या प्रसाद खत्री ने जिन 5 स्टाइलों की, या मूल किताब जब देखेंगे तो 5 स्टाइल आपको मिल जाएगा, या मैं आपको बता दूंगा। उनकी पोथी में और पद्यों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ।
और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखवाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान, चंपारण जहां से मैं आता हूं वहां भी विद्वान लोग रहे हैं। अब शुक्ल जी ने चूंकि चंपारण लिख दिया है तो मैं खुश हो लूं। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र, जो भारतेंदु जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता करते थे। मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे। अब ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका बन गया। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या बन गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत के छंदों में, संस्कृत के वृत्तों में किसको खड़ी बोली में कविता लिखने वाला पहला कवि कहा। आप देख लीजिए कि चंपारण के उस पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र को उन्होंने पहला ऐसा कवि बताया जिन्होंने संस्कृत के वृत्तों में खड़ी बोली की पहले पहल कविता लिखी। अयोध्या प्रसाद नहीं, अयोध्या प्रसाद से भी पहले, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भारतेंदु के मित्र हैं ये। और अगर भारतेंदु के मित्र है तो रचना धर्मिता कब की होगी, तो फिर वही 1865-70 के आसपास की रही होगी। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुंचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। अब देखिए उन्हें पोथी कह रहे हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी बहुत मजेदार ढंग से शब्द इस्तेमाल करते हैं। खिंचाई ऐसी करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन खींच देंगे। तो पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया। जो पोथी थी वो धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया, जिसे बगल में दबाए हुए जहां कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती जा पहुंचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे। अब इस पर आप लोग कुछ कहेंगे तो मजा आएगा कि आपको ये सुन करके अब क्या लगा, आप क्या अपनी एक तरह से राय बना रहे हैं इसको सुन करके। कुछ आप लोग भी कहिए। मैं लगातार बोल करके थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं थक गया हूं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर सुन पा रहे हैं। हाँ, तो ये जो आप सुन रहे थे कि पहला जो आपने प्रकृति और यूरोपियन जो संदर्भ में आचार्य शुक्ल की जो टिप्पणी थी वो सुनी, और आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह उन्होंने पंडित चंद्रशेखर जो है वो हैं उनके हिसाब से अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली आंदोलन की कैसी धज्जियां उड़ाई है, या उसका जिसे कितना कटाक्ष किया है और कैसे उनका चित्र खींचा है। ये दोनों चीजें देखिए। आज जिस खड़ी बोली पर आप फक्र करते हैं और जिसे द्विवेदी युग ने खड़ा कर दिया, जिसकी एक पूरी की पूरी पताका लेकर के अकेले चले थे अयोध्या प्रसाद खत्री, कि उनको एक ऐसी भाषा बनानी है, एक ऐसी भाषा में कविता लिखवा लेनी है, उसको लेकर के देखिए कि पहले शुक्ल जी कैसे खींचते हैं। क्योंकि उनका जो वो ब्रज वाला प्रेम है, वो जो अवध वाला प्रेम है, वो जो प्रकृति वाला प्रेम है, वो जो पुराने ढंग की कविता वाला प्रेम है, वो आड़े आ जाता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना है ना, ये आलोचना क्या हो जाती है कि यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो प्रोसेस नजर आता है, जिस प्रोसेस के तहत खड़ी बोली धीरे 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 आ रही है, केंद्र में आ रही है, सेंटर में आ रही है। और जिस प्रोसेस के तहत ये पता चलता है कि कविता का स्ट्रक्चर और कविता का जो कंटेंट है, यानी कि उसके क्राफ्ट का और उसके कंटेंट का में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे धीरे धीरे बदल रहा है, ये पता चलता है। आप बताइए अगर आपको इस बीच में कुछ जोड़ना हो, कुछ कहना हो या मुझसे कुछ पूछना हो। इतने इतने मतलब इस तरह से है, या आपको ये बताना हो, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये शुक्ल जी का इतिहास आप पढ़ सकते थे, आप ही पढ़ लेते, मैं इतना पढ़ करके अगर समय खराब कर रहा हूँ तो मैं इसको दूसरी दिशा में ले जाऊं। नहीं सर, खराब तो नहीं कर रहे हैं, और
कुछ नई जानकारियां ही जुड़ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है सर कि जिस प्रकार से हम लोगों के आड़े आता है कि तुलसी या कबीर की आलोचना करना या गांधी और निराला की आलोचना करना थोड़ा सा कठिन होता है, और एक अपनत्व का भाव वो कहीं न कहीं जिन जिन कवियों को हम पसंद करते हैं उनकी आलोचना उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। शायद वही शुक्ल जी के आड़े भी आ रहा था कि वो ब्रज का प्रेम था जिसकी वजह से वो खड़ी बोली की उस तरीके से आलोचना कर रहे हैं और इतना कटाक्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो देखने को मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, हम उनकी आलोचना पर नहीं जा रहे। हमने तो बस ये कहा कि जो खड़ी बोली आंदोलन जो अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ा किया था, शुक्ल जी उसको किस तरह से देख रहे थे। और उस देखने में जहां एक तरफ ये है कि वे कटाक्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये है कि जाने अनजाने उस पूरे प्रोसेस को वो सामने रख भी दे रहे हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो जाएगा आपको कि खड़ी बोली की जो कविता है, जिसे आप हिंदी कह रहे हैं, जिसे आप छायावाद में बहुत समृद्ध पाएंगे, वहां जिसको आप पढ़ेंगे ना, वो वो प्रक्रिया भी शुक्ल जी दिखा रहे हैं आपको। और प्रकृति और स्वच्छंदतावाद का जो पूरा का पूरा रिश्ता है, जिसको बहुत आगे चल करके रोमांटिसिज्म की धारा से जोड़ेंगे, या जिसको नामवर जी छायावाद की किताब में बहुत अलग तरह से जोड़ते हैं, दिखाते हैं, आप पाएंगे कि जब शुक्ल जी के इतिहास का आप बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि शुक्ल जी किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं आपकी कविता और कविता की आलोचना से, या उसकी पूरी उत्पत्ति, या उसके स्ट्रक्चर, या उसके कंटेंट के रूपरेखा के आने, बनने और बदलने से। तो मैं इस तरह से इसको देखना चाह रहा था, या मैं ये चाह रहा था कि आप उन स्थलों को पढ़े या उन स्थलों से गुजरे जिससे आपको ये पता चले कि एक भाषा और एक भाषा का परिवर्तन और उस भाषा में जो कथ्य है उसका परिवर्तन किस तरह से हो रहा था, और एक आलोचक उसको कितने साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था। बोल सकते हैं आप, कुछ बोल सकते हैं। इतने मौन क्यों हैं आप लोग? जी सर, आज के इस संदर्भ से हमें मतलब यह समझ आ गया कि शुक्ल जी को हमें पढ़ना कैसे है, किस नजर शुक्ल जी कौन सा नजरिया रखते हैं आधुनिक काल को पढ़ने का। सर, इसके पहले अभी तक ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि हम इस नजरिए से भी आधुनिक काल को पढ़ सकते हैं। नहीं, शुक्ल जी आपको बहुत नई नई दृष्टि देंगे। अभी मैं कुछ ऐसे पढ़ूंगा जहां पर शुक्ल जी आपको हतप्रभ करेंगे। आपको इतने इतने मतलब तमाम अपने पूर्वाग्रहों के बावजूद, ब्रज भाषा के प्रति मोह के बावजूद, जो पूरा का पूरा जो एक जो स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे मॉडर्न पोएट्री का, आधुनिक कविता का या आधुनिक काल का, वो स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। उसको बहुत ढंग से वो खड़ा करते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। आप देखेंगे कि नामवर जी की छायावाद की किताब आपको बहुत मुतासिर करेगी, बहुत प्रभावित करेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि वो किताब एक तरह से शुक्ल जी के ही बातों का लगभग लगभग विश्लेषण है, थोड़ा बहुत आगे करके बंगला संदर्भ को जोड़ करके। लेकिन शुक्ल जी की जो दृष्टि है आधुनिक कविता को और छायावाद तक पहुंचने तक, वो कमाल की है। जिसे वो मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं, इतिवृत्तात्मकता को या द्विवेदी काल को, उसकी लोगों ने इतनी धज्जियां उड़ाई है। लेकिन शुक्ल जी उसके लिए जो अंग्रेजी का टर्म दे देते हैं और उसके बाद जो उसका विश्लेषण है वो अद्भुत है और वो लाजवाब है। अब जैसे कि इसी अयोध्या प्रसाद खत्री के की आलोचना के साथ उनका दूसरा प्रकरण समाप्त हो जाता है। नई धारा का प्रथम उत्थान वहीं खत्म हो जाता है, खड़ी बोली आंदोलन पर और अयोध्या प्रसाद खत्री पर। 1950 से 75 का तीसरा दौर शुरू होता है, प्रकरण 3 शुरू होता है। नई धारा द्वितीय उत्थान यहां से शुरू होती है। और द्वितीय उत्थान को वो किससे शुरू करते हैं? वो जिस तरह से प्रथम उत्थान को भारतेंदु से शुरू करते हैं, उसी तरह से द्वितीय उत्थान को वो शुरू करते हैं पंडित पंडित श्रीधर पाठक से बोलिए। सर। श्रीधर पाठक। हाँ, पंडित श्रीधर पाठक और उनके एकांतवासी योगी से शुरू करते हैं। और वहां से शुरू करके उस पैरा को मैं छोड़ देता हूं। उसके नीचे जो पैरा लिखते हैं वो पैरा जरा सुनिए, और फिर देखिए शुक्ल जी का इतिहास और आधुनिक बोध। वो कहते हैं
ये कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्य धारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों को के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लद्दड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बद्ध कर निश्चित और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। उसे जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। ये एक पैरा है। प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान का ये दूसरा पैरा है। और मित्रों आप ये सर आवाज नहीं आ रही है। म्यूट किए हैं सर। जो बमुश्किल से 7-8 क्लास। हेलो, नेटवर्क चला गया था। तो आप देखेंगे कि ये एक पैराग्राफ का है। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप पाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाषा संबंधी उसके विकास और उसके पतन की पूरी दास्ता कह दी है। आप भाषा विज्ञान में पढ़ते होंगे, आपको भाषा विज्ञान वाले टीचरों ने, शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा? उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि भाई एक प्राचीन आर्य भाषा है, एक मध्यकालीन आर्य भाषा है, एक आधुनिक आर्य भाषा है, एक वैदिक संस्कृत थी, एक संस्कृत थी, एक उसके बाद जो है पाली हुई, उसके बाद जो है क्या है प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद फिर जो है क्या है हिंदी है, अवहट है, तमाम तरह की बजबूली है, गुजराती है, मराठी है, ये है वो है, सब पढ़ाया होगा। और बताया होगा कि क्यों होता है, क्योंकि एक भाषा जब 400-500 सालों की यात्रा तय कर लेती है, जब भाषा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो जाता है, जब एक मानक भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है, तो उसके साहित्यकार लोग या उसको बरतने वाले लोग उसमें बहुत आज़ादी नहीं देते, उसका एक मानक रूप स्थापित कर देते हैं। और जब मानक रूप स्थापित कर देते हैं तो वो धीरे धीरे जनमानस से, जनता से दूर होने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि जनता क्या करती है, फिर अपने लिए धीरे धीरे, क्योंकि जनता भाषा की टकसाल है, वो नई भाषा ईजाद कर रही होती है, तो वो जो नई भाषा ईजाद करती है या नई भाषा का विकास कर रही होती है, वो नई भाषा धीरे 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 उस मानक भाषा के स्थान को रिप्लेस कर देती है। तो ये जो रिप्लेसमेंट का काम है कि ये एक भाषा यहाँ है और यहाँ से जनता की एक भाषा ऐसे ऐसे करते 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 एक दिन मानक बनती है और ये भाषा नीचे चली जाती है। फिर ऐसे ये भाषा जब खत्म होगी तो फिर ये भाषा नीचे जाएगी, एक दूसरी आएगी, फिर ये रिप्लेसमेंट जारी रहता है। ये रिप्लेसमेंट इस तरह से भी जारी रहता है कि आपको अगर भाषा विज्ञान में भाषा के शिक्षकों ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि भाषा के साथ जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका जन प्रयोग है। जनमानस अगर प्रयोग करेगा तो वो जीवित रहेगी, और जनता से जैसे ही वो दूर जाएगी, जैसे ही वो किताबों की भाषा बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साहित्यकारों की भाषा बन जाएगी, या मैं कहूँ कि अध्यापकों की भाषा बन जाएगी, तो उस भाषा को मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बचा नहीं सकता उसको, वो खत्म हो जाती है, उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये भाषा का एक क्रम है। इसलिए आप देखिए कि हर दौर में जो जनमानस की भाषा है वो जब पहले पहल आती है या उसका जब रूप आता है तो उसकी आलोचना होती है।
जब कोई नया शब्द किसी जनमानस के समाज से उठ करके आता है तो उसकी आलोचना होती है, बाद में उसको स्वीकार करने लगते हैं। जिस तरह से अपभ्रंश के लिए इस्तेमाल किया गया, भाई किसकी भाषा है ये? गिरे हुए लोगों की। पाली के लिए भी आरंभिक दिनों में ऐसा ही इस्तेमाल किया, प्राकृत के लिए भी ऐसा ही इस्तेमाल किया। जब वैदिक संस्कृत को सबसे पहले डिकंस्ट्रक्ट करके जो है, जब लौकिक संस्कृत को खड़ा किया वरदराज इत्यादि लोगों ने, तो उस समय में भी इसी तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई या इसी तरह की आलोचना हुई। जब आप जाति बोली को हुआ को करके लेकर आए लोग, तो आप जानते हैं कि फारसी और हिंदी के विवाद में उसका रूप बदला, उस समय भी आलोचना हुई। आज भी थोड़ी सी अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर दे, या आज हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो हम इंग्लिश वाली शैली में आ गए हैं, तो उसको हमारे जैसे शिक्षक के पास आप आइएगा तो हम कहेंगे कि क्या इसके पास भाषा भी नहीं, अरे हिंदी ऐसी बोलो, हिंदी वैसी बोलो, ऐसा मानक बोलो, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, तो आप देखेंगे कि फिर वो टूट जाएगी। तो ऐसे ही भाषा अपने को रिप्लेस कर दिया। जान ही रहे कि फारसी के बरक्स किस तरह से रेखता ने अपने को खड़ा किया। वो रेखता फिर जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आई तो उर्दू कहलाई। फिर उसी तरह से आप देखिएगा कि उर्दू और हिंदी ने अपने को डिक्लास किया तो हिंदुस्तानी में खड़ा किया। तो ये भाषा के साथ हमेशा चलता रहता है। इसको शुक्ल जी ने इस एक पैरे में समझा दिया है। मैं फिर से ये पैरा पढ़ रहा हूं समझाते हुए, और इसी के साथ आज की कक्षा खत्म करूंगा। और ये एहतियात देते हुए कि आप शुक्ल जी के इतिहास को अगर आपने पढ़ा है तो आप फिर से सोचने की कोशिश करिए कि आपने क्या इस तरीके से पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करिए और देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो सूत्र हैं या जो उनकी बातें हैं वे किस तरह से बिखरी पड़ी हैं, उसको कैसे आप समेट सकते हैं और कैसे वहां से एक नई थ्योरी, एक नया एक तरह से मानक, एक नए संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। तो शुक्ल जी वही कहते हैं कि होता क्या है कि पंडितों की बंधी प्रणाली। पंडितों की बंधी प्रणाली मतलब क्या? पंडित मतलब कौन? यहाँ पूजा कराने वाला नहीं जी, मंत्र वाचने वाला नहीं जी। पंडित का मतलब यहाँ विद्वानों से है, और विद्वानों का मतलब आप जानते हैं कि विद्वानों की भाषा का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से बाहर नहीं जाते वे उस फॉर्मेट से बाहर नहीं निकलते। वे उस फॉर्मेट से बाहर नहीं निकलते। वे क्या करते हैं कि जैसे अगर आप कहेंगे, आप लिंग, आप अगर बोलने में आपका लिंग गड़बड़ हो रहा है, लिंग की त्रुटि कर रहे हैं आप, क्रिया की त्रुटि कर रहे हैं आप, काल की त्रुटि कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि क्या पढ़ते हो? मैंने ऐसे कहा भी, कल ही मैंने कहा, भाषा तक नहीं आती। अरे जो है एमए करने वाला आदमी, बीए करने वाला या अध्यापक होने वाला आदमी इस तरह की भाषा बरतता है, अरे उसके पास एक मानक भाषा होनी चाहिए। तो ये जो हम जैसे एकेडमिशियन है, ये जो हम जैसे जो पंडित हैं, भाषा के वे बरतने और इस्तेमाल करने वाले जो मानक फॉर्मेट के जो एक तरह से उसका पक्ष लेने वाले लोग हैं, भाषा का सबसे ज्यादा बंटाधार यही लोग करते हैं। इस बात से भी दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं है। तो आचार्य शुक्ल उन पंडितों की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि पंडितों की बंधी प्रणाली, क्योंकि ये खास तरह के खांचे, एक घेरे के दायरे में चलने वाली काव्य धारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद प्राकृतिक भावधारा भी चलती थी, हमेशा चलती रही है। और ये प्राकृतिक भावधारा कैसे चलती रही है? ये प्राकृतिक भावधारा उसी तरह से चलती रही है जैसे कि क्या है, एक साहित्यिक भावधारा जो है चलती रही है। जैसे आप देखिए कि जिस समय आपके यहाँ बहुत बढ़िया शिष्ट साहित्य लिखा जा रहा था, जब संस्कृत के बहुत अच्छे साहित्य लिखे जा रहे थे, तो संस्कृत में कोई लोक कवि लिख रहा था या नहीं लिख रहा था? जब अपभ्रंश में रचनाएं हुई तो आप देखिए कि हिंदी में जब रचनाएं हुई, कुछ लोग बहुत शिष्ट अंदाज में लिख रहे थे और अब्दुल रहमान जैसे लोग भी लिख रहे थे। कुछ लोग तुलसीदास के जमाने में जिन लोगों ने भी लिखा, तुलसीदास ने जो भाषा बरती या जो भाषा इस्तेमाल किया वो कैसे की, वो की जो उनके समय में लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बरत रहे थे, और जो आने वाली पीढ़ी बरतने वाली थी। तो उन्होंने पंडितों की उस भाषा को, शास्त्रीय भाषा को ग्रहण नहीं किया। तो हमेशा ये एक तरह से होता है कि साहित्य में भी ऐसा प्रयोग आप देखेंगे कि एक मानक भाषा के ठीक समानांतर एक लोक भाषा होती है। जैसे कि क्या है, एक खास तरह के जो है सत्ता और वर्ग में जो है लिखने पढ़ने वाले कवियों के समानांतर भी एक कविता की परंपरा होती है। सत्ता के परंपरा के ठीक बरक्स लोक की परंपरा भी चल रही होती है, और लोक की परंपरा समृद्ध होती है, लोक की परंपरा ज्यादा जीवंत होती है, उसमें प्राण तत्व ज्यादा होता है, वो प्रांजल अधिक होती है। इसी वजह से आने वाले समय में वही क्या करती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को रिप्लेस कर देती है, उसको हटा करके अपनी जगह ले लेती है। वही कहते हैं कि पंडितों की साहित्य भाषा
के साथ भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है, वो इतने स्टैंडर्ड हो जाती है कि फिर सामान्य जनमानस के प्रयोग के दायरे से बाहर चली जाती है। भाई संस्कृत क्यों बाहर चली गई? क्योंकि संस्कृत को इतना स्टैंडर्ड बना दिया गया कि वो एक जो लोकल जो पर्सनालिटी होती है, जो लोकल व्यक्ति होते हैं, जो लोक के हैं, जो जनमानस के हैं, उनके प्रयोग से बाहर चला गया कि भाई आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये लकार आना चाहिए, लट आना चाहिए, प्रत्यय आना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं आना है तो बोले तो आप मत बोलिए, आपको बोलना ही नहीं आता, ऐसा कह देना। अंग्रेजी ने क्या की? अंग्रेजी अगर बची है और दुनिया के तमाम देशों में बढ़ती जाए तो आप जानते हैं ना कि उसका रूट कितना लचर है। आप जो कुछ भी बोल दीजिए, पास्ट टेंस का फ्यूचर बोल दीजिए, फ्यूचर का पास्ट बोल दीजिए, आप नरेशन को कुछ भी कर दीजिए, क्लॉज को कहीं भी ले जाके रख दीजिए, आप हिंदी स्टाइल में बोल लीजिए, आप इंडियन इंग्लिश देख लीजिए, अमेरिकन इंग्लिश देख लीजिए, आप यूरोपियन इंग्लिश देख लीजिए, आप अलग अलग अंग्रेजी देख लीजिए, कितनी अंग्रेजी है, उसकी वेराइटी ऑफ अंग्रेजी मिलेगी आपको। जिस देश में है उस देश की अंग्रेजी मिलेगी आपको, जिस देश में है वहां के स्टाइल में अंग्रेजी मिलेगी आपको। तो इस वजह से वो भाषा बची हुई है या उस भाषा का प्रसार है। लेकिन जहां लचक नहीं होगी, जहां एक तरह से क्या है, अगर स्वभाव ताड़ की तरह होगा तो टूटना यही मुकद्दर होगा एकदम, या तो जड़ों से उखड़ जाएंगे और नहीं तो बीज से टूट के गिर जाएंगे, जैसे कि वो अपने फुनगी से ही अक्सर ताड़ का पौधा गिरता है। और अगर स्वीकार्यता होगी, अगर सबको ग्रहण करने की क्षमता होगी, तो फिर तो स्वभाव बरगद की तरह होगा और उसका अंदाज निराला होगा, उसकी ज्यादा होगी, उसका काल बोध ज्यादा होगा। तो वही कहते हैं कि जब लोक भाषा से दूर हो जाती भाषा, तो फिर शिष्ट भाषा का स्थान कौन ले लेती है? लोक भाषा ले लेती है। उसी तरह से काव्य परंपरा का भी ये चलन है कि काव्य परंपरा भी जब अपने को रूढ़ कर लेती है, तो उस रूढ़ काव्य परंपरा की जगह क्या है? लोक काव्य परंपरा ले लेती है। अगर ब्रजी ने अपना स्थान लिया, अवधी ने अपना स्थान लिया, आगे चल करके खड़ी बोली ने अगर उसका स्थान लिया, तो इसलिए लिया क्योंकि लोग उसको बरत रहे थे, लोक में वो प्रयोग में आ रहा था। इसीलिए वो कहते हैं कि प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अभ्रंश जब लद्दड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ कहते हैं एक तरह से। और ये नेचुरल लॉ क्या है? ये लागू होना ही है, ये जीवन पर लागू होता है, ये व्यक्ति पर लागू होता है, ये साहित्य के फॉर्म पर लागू होता है, और ये भाषा पर भी लागू होता है। इसे आप बदल नहीं सकते, ये फॉर्मेट ही है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जब भी आप रूढ़ होंगे, जब भी आप मानक अपने को बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना, आपकी नहीं करेंगे ना, आप स्वीकार नहीं करेंगे दूसरे को। जब आप तन जाएंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, और जब स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप आउटडेटेड हो जाएंगे, और जिस दिन आप आउटडेटेड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि फिर कोई दूसरा अपडेट करेगा अपने को, और वो दूसरी भाषा होगी, वो दूसरी तरह से जो है काव्य परंपरा होगी। ये वो कहना चाह रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यह प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में अटल समझना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको कह देते हैं कि ये टलने वाला नहीं है, ये एक प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है, और हमेशा बदलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिस हिंदी को बरत रहे हैं, ये हिंदी आपके मरते समय तक भी इसी रूप में रहेगी, या आपकी पीढ़ी के पास जाएगी तो ऐसे ही जाएगी, और आने वाले 500 साल के बाद ऐसी ही अगर रहेगी, अगर ऐसी कल्पना आप करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप यहाँ बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा रहता ही नहीं है। हिंदी उठा करके देखिए, किस समय की हिंदी, आप आजादी के पहले की हिंदी उठा लीजिए, आप प्रसाद की हिंदी देखिए, निराला की हिंदी देखिए, आजादी के बाद अज्ञे की हिंदी देखिए, महादेवी की हिंदी देखिए, तमाम तरह के लोगों की हिंदी देखिए, और उसके बाद की हिंदी देखिए, अपने समय की हिंदी देखिए, जो इंग्लिश जिसे कह रहे हैं हम, हमारे समय के बाद की हिंदी और कैसी होगी आप महसूस करिए। उसमें से लिपियां किस तरह से गायब होंगी, शब्द किस तरह से गायब होंगे, अंग्रेजी के शब्दों का या दुनिया के और तमाम भाषाओं के शब्दों का किस तरह से प्रयोग होगा, या तकनीक ने जो शब्द दिए हैं उन शब्दों का प्रयोग होगा, और वो उससे सजी हुई होगी, उसको ग्रहण करके आकार करके चलती हुई हिंदी होगी। तो ये एक संदर्भ है। तो जब जब, इसीलिए वो कहते हैं, ध्यान दिला के कहते हैं कि जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट होगा, संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव यानी कि जीवन देने
उसके अंदर प्राण भरने, उसे प्रांजल करने के लिए, उसके चेतना का प्रसार करने के लिए देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने वाली जो है लोक भाषा आती रहेगी। जब मैं ये बात आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं तो मुझे यह भी पता है कि स्क्रीन पर केवल 14 लोग बचे हैं और बाकी लोग चले गए। वे कक्षा करने चले गए हों तो भी ठीक है, बता के जाते तो मैं बंद कर देता, लेकिन उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जो तो वो जानते ही हैं और बचपन से जानते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत से ही आपको बता रहा हूं, बाकी आप जानिए। आप सभी अगर आप कुछ कहना चाहते हो या आपको कुछ लगा हो कि आपने कुछ सीखा या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। सर बहुत कुछ सीखने के लिए साथ में वो प्रकरण था, वो खत्री जी के कविता के बारे में बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जहाँ तक हमको लगता है उनकी वो मानसिकता रही होगी कि वो परंपरा का कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं कि जो साहित्य है वो परंपरा से जुड़ा होता है, जो चल रहा है उससे जुड़ा होता है, वर्तमान संदर्भ से। तो वर्तमान में जिस समय वो लिख रहे थे उस समय ब्रजभाषा कविता के लिए चल रही थी, और अचानक से अगर कोई नया लेकर के आ रहा है, नई चीज को लेकर के आ रहा है, तो उसके प्रति थोड़ा सा आलोचनात्मक भाव तो होना ही होना है, ये तो फिक्स है। क्योंकि जो ब्रज का जो सौंदर्य था, जो मीठापन था, वो शायद उनको खड़ी में ना मिला हो, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी ये सोच बदली जब वो छायावाद के बारे में बोलते हैं। जब छायावाद के संदर्भ में पहुंचते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, उस भाषा से भी अच्छी एक भाषा हो सकती है, दूसरी भाषा में भी वही सौंदर्य वही भाव हो सकता है। तो इस सेंस में उन्होंने बोला होगा, सर लगता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने देखा कि पिछली 3-4 कक्षाओं में मैंने आपको पुनर्जागरण पढ़ाया, आधुनिकता पढ़ाई, वो इतिहास और समाज के हवाले से थी। अभी जो मैं आपको आधुनिकता पढ़ा रहा हूँ वो साहित्य के हवाले से कि साहित्य कैसे अपने को आधुनिक करता है, कंटेंट उसका कैसे आधुनिक होता है, स्ट्रक्चर उसका कैसे आधुनिक होता है, ये बदलाव क्यों आता है, क्या ये बदलाव परंपरा में था या ये बदलाव हमेशा होता है, अगर यहाँ हो रहा था तो किस तरह से हो रहा था। ये तमाम जो उत्थान और जो धाराएं आ रही हैं शुक्ल जी जिसको अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं वो किस तरह से आ रहा है, तो इसकी समझ जब हम हासिल कर लेंगे तब मुझे लगता है कि छायावाद या छायावाद की कविता या उसकी उत्पत्ति या उसके संदर्भ इन सबको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए मैं ये तरीका अपनाता हूँ और इसलिए मैं इस तरह से पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। तो और कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो सृष्टि कुछ कहना चाहती है तो कहे। जी सर। सर जो शुक्ल जी ने यहाँ पर जो भाषा की यात्रा की है, भाषा का जो विकास दिखाया है वो एक अलग ही ढंग का है। मतलब वो समाज में कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे लोगों के तक पहुंची, कैसे उसका उत्कर्ष हुआ, कैसे वो चरम पर पहुंची, एक पूरा पैटर्न दिखाते हैं। पूरा पैटर्न है और बहुत कम शब्दावली में है, जिसको आप पूरे भाषा विज्ञान की किताब में शुरू से अंत तक पढ़ के समझते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने सर। उसको बहुत सहजता से मतलब 5-7 पंक्तियों में समझा दिया है। जी सर। ये अच्छा है। संध्या कुछ बोलो तो फिर समाप्त करें। पूजा, सुनील, नितेश, राशिद, उमेश, सीमा, शिवानी, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, इस क्लास को यही खत्म करता हूँ। आप लोग भी थक चुके होंगे क्योंकि काफी समय से पढ़ रहे हैं और मिलते हैं फिर शुक्रवार के दिन, ठीक है? सर चलिए। हाँ हाँ संध्या बताओ। सर मुझे ऐसे में कुछ पूछना था। हाँ तो जैसी में बाद में पूछिएगा, ठीक है? आप ठीक है मुझसे सर। अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, हाँ खुश। थैंक यू सर।